तुसी अल्लाह खैर करे, आपका क्यों नहीं है? आपका भी है, लेकिन तुसी कारोबार आए हो। आपका है, अल्लाह ने आपको वालिद और वालदा दिए हैं हॉस्टल में ना, इसीलिए तो नहीं है ना, मसला सिर्फ हॉस्टल का है। चलो जी, कल हमने क्या पढ़ा था? लर्निंग का। हाँ भाई, तुम कल नहीं आए? हाँ, किसने क्या क्लास नहीं थी? मैसेज ये था कि दूसरी क्लास में पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो। तुमने कल ऑनलाइन पढ़ा है? सुना है रिकॉर्डेड? क्या पढ़ाया था कल मैंने? नहीं, उसके बाद आखिरी 15 मिनट में बताओ। टॉपिक पढ़ा है? लर्निंग का। हाँ, बैठ जाओ, शाबाश, गुड। पीछे नहीं पढ़ा। ये सुस्त आदमी है, इससे मुझे डर लग रहा है कि इन्हें मेरे बोनस से छुरी फेर देनी। जब रिजल्ट आई कैप से नीचे आता है तो हमारा बोनस खत्म हो जाता है, और अगर रिजल्ट आई कैप से ऊपर आता है तो कॉलेज हमें बोनस देता है जी। लेकिन अभी तक बोनस की कोई हवा नहीं आई। बहुत ऊपर आ जाए तो भी बोनस नहीं आता। मेरा ख्याल है को था 45%, 46%। तुम्हें तो काउंट ही नहीं किया उन्होंने। जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो काउंट नहीं होते। जिन्होंने क्लासें भी बहुत कम पढ़ी हैं वो भी काउंट नहीं होते। जिन्होंने टेस्ट ही नहीं देते, जिनको फोर्सफुल टेस्ट दिलवाते हम, कोशिश वो करते ज्यादा बच्चे काउंट करें। अच्छा, हमने कल टॉपिक शुरू किया था। आ, मैंने क्या बताया था कल, अगर आपको याद हो? हमने कहा था कि एक्चुअली आई कैप को कुछ एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। अगर मैं कल वाले लेक्चर पे आऊं, थोड़ा थोड़ा उसका रीकैप दूं, क्योंकि आपकी क्लास में से कुछ लोगों ने वो शायद रिकॉर्डिंग सुनी हो, शायद ना सुनी हो, तो इसी वजह से पहली मैंने कहा था आई कैप को कुछ एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो जो आई कैप की फेवरेट एडजस्टमेंट्स हैं जो जबरदस्ती किसी भी क्वेश्चन में आ जाती हैं, उनमें पहली एडजस्टमेंट मैंने कहा था बेसिक वाले चैप्टर से आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट पर यूनिट से कैसे टोटल कॉस्ट पे जाना है, मटेरियल की टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है, पर यूनिट कैसे निकालनी है, और रिवर्सल कैसे आना है। मतलब टोटल कॉस्ट से पर यूनिट पे, और पर यूनिट से बीच में से केजी कैसे ट्रेस करने हैं, लेबर कॉस्ट पर यूनिट में से लेबर आवर कैसे ट्रेस करने हैं, वेरिएबल ओवरहेड में से रेट पर आवर कैसे ट्रेस करना है। दूसरा, आई कैप को ये बहुत पसंद है कि वो ओवरहेड्स देता है, हाई लो मेथड अप्लाई करवाता है। तीसरा, आई कैप को मटेरियल की लेबर की वेस्टेज बहुत पसंद है, जो हमने टारगेट कॉस्टिंग में सीखी थी। चौथा, आई कैप को क्या पसंद है कि वो आपको एफओएच का रेट दे देता है, जिसमें से रेलेवेंट कॉस्टिंग के मुताबिक वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर तो रेलेवेंट होता है, लेकिन फिक्स्ड एफओएच का रेट पर आवर रेलेवेंट, तो आपने इसको अलहदा करना है। तो ये चौथी एडजस्टमेंट थी जो कल मैंने कराई थी एक सवाल में। अल्हम्दुलिल्लाह, 8वें सवाल में शायद। किसमें? 8वें सवाल में। उसके बाद 9वां सवाल मैसेज पे कहा था कर लेना जरा, ठीक है? तो 9वां और 10वां वो मैंने टैली करने हैं, लेकिन आप लोगों ने ये 4 एडजस्टमेंट की थी। 5वीं फेमस एडजस्टमेंट मैं करा रहा था, मतलब मैंने टॉपिक को फिलहाल होल्ड कर दिया, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग के सवाल में एक फेमस एडजस्टमेंट आ रही है 5वीं, और उस एडजस्टमेंट का नाम था, क्या नाम था उस एडजस्टमेंट का? लेबर की वेजेस कॉस्ट विद लर्निंग कर्व इफेक्ट। लेबर की वेजेस कॉस्ट विद
मैंने कहा था अल्लाह ने इंसान को ये काबिलियत दी है कि जब कोई वो टास्क पहली दफा करेगा तो टाइम ज्यादा लेगा वर्कर, लेकिन सेम टास्क अगेन एंड अगेन इंसान परफॉर्म करता है तो इंसान सीखता है। सीखने की वजह से इंसान का वो जो टास्क कंप्लीट करने का टाइम है वो क्या होता है, कम होता है। जब तक टाइम कम हो रहा होता है उसको बोलते हैं लर्निंग फेज चल रहा है। जैसे ही टाइम कम होना खत्म हो जाता है तो उसे कहते हैं लर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग स्टॉप हो गई है। क्या हो गई है? और लर्निंग स्टॉप होने के बाद जो वर्कर का टाइम पर यूनिट होता है वो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो लर्निंग के बाद वाला जो फ्लैट टाइम है ना उसकी कैलकुलेशन करनी आपको आती है चैप्टर 1 से, जिसका ये फॉर्मूला था लेबर आवर पर यूनिट इनटू क्या था, प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन अगर वर्कर लर्निंग कर रहा हो, वर्कर क्या कर रहा हो, तो हर अगला यूनिट बनाने से उसका टाइम क्या हो रहा होगा। तो इस लर्निंग फेज के दरमियान आपने वर्कर की वेजेस कैसे कैलकुलेट करनी है, ये टॉपिक है। मतलब टॉपिक वैसे पूरा ही है कि वर्कर की वेजेस ड्यूरिंग लर्निंग फेज भी निकालें और लर्निंग स्टॉप होने के बाद आफ्टर लर्निंग फेज भी निकालें। तो मेन टॉपिक क्या है, अगर क्वेश्चन में लर्निंग आ जाए, क्या आ जाए, पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको लर्निंग का डाटा दिया होगा एक पैराग्राफ। लेकिन ये एडजस्टमेंट का ताल्लुक लेबर के साथ है। किसके साथ है? इसका इम्पैक्ट लेबर आवर्स पे पड़ेगा और लेबर की वेजेस कॉस्ट पे। तो मैंने आपको कहा था इस टॉपिक का मकसद क्या है, लेबर आवर्स कैलकुलेट करना और लेबर की वेजेस कैलकुलेट करना ड्यूरिंग लर्निंग फेज। और उसके लिए ड्यूरिंग लर्निंग फेज में मैंने कहा था रेट पर आवर लेके इनटू क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव। अब इसमें लफ्ज क्यूमुलेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ड्यूरिंग लर्निंग फेज क्यूमुलेटिव को इग्नोर किया तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस पॉइंट में 3 नंबर मुफ्त के गए, ये 2 से 3 नंबर, कई दफा 4 नंबर का भी आ जाता है। तो 4 नंबर मुफ्त के हैं। तो 49 में और 50 में 6 माह का फर्क है और नंबर भी एक है। तो जब आपका दिल ना चाह रहा हो करने का तो 49 और 50 वाले एसएमएस को याद कर लिया करें कि हमें एक एसएमएस आएगा जिसके अंदर या 49 होंगे या 50 होंगे, यानी पास। तो अब आपने कौन सा एसएमएस रिसीव करना है? कौन सा एसएमएस रिसीव, उसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं। अब ठीक है, इतनी देर देर तक बैठते हैं। अच्छा, मैंने कहा था ये क्यूमुलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पहले यूनिट से लेकर वर्कर आज तक जितने यूनिट बना चुका है सारों का टोटल ले लो। सारों का क्या ले लो? तो मंडे वाले दिन अगर वर्कर ने 10 यूनिट बनाए हैं तो क्यूमुलेटिव यूनिट 10 होंगे। मंगल वाले दिन अगर उसने 15 यूनिट और बना लिए हैं तो क्यूमुलेटिव कितने हैं? 25। और बुध वाले दिन अगर उसने 14 और बना लिए हैं तो आपने क्यूमुलेटिव 39। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव यूनिट्स कैसे आएंगे? हर अगले हफ्ते या महीने के यूनिट्स में पिछले वाले यूनिट्स को क्या करना है, एड अप करना है। लेकिन ये क्यूमुलेटिव तब करना है जब तक लर्निंग है। जहां वर्कर की लर्निंग स्टॉप हो जाती है उसके बाद क्यूमुलेटिव यूनिट्स की जरूरत, समझ आ गई है? क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन यूनिट की जरूरत लर्निंग फेज के दरमियान है। उसके बाद ये क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट कैसे निकालते हैं, मैंने कहा था पिछले टाइम को अगले टाइम को एवरेज करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। पेपर में मैंने कहा था ये फॉर्मूला लगता है क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम का। ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट कैसे निकालना है, वाई से इसको डिनोट करते हैं। ए क्या चीज होती है, टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट। एक्स क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स। आगे ना क्यूमुलेटिव। तो अगर आपने एक्स के अंदर क्यूमुलेटिव यूनिट्स ना लिए तो योर आंसर विल बी रॉन्ग।
जहां इस्तेमाल होगा ड्यूरिंग लर्निंग फेज में ये फॉर्मूला, वहां क्यूमुलेटिव यूनिट्स लेने हैं। अच्छा, और बी क्या चीज थी, मैंने कहा था इंडेक्स ऑफ लर्निंग है, जो इस रिलेशनशिप को शो करता है कि वर्कर जैसे जैसे यूनिट ज्यादा बनाएगा वैसे वैसे टाइम पर यूनिट क्या होगा। तो इनके दरमियान इस इनवर्स रिलेशन को बी से रेफर करते हैं, यूनिट्स के दरमियान और टाइम के दरमियान। तो ये बी मैंने कहा था हमेशा माइनस में होगा। बी दिया भी हो सकता है, और बी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लॉग, ज्यादातर दिया होता है 99.9% आई कैप में ये बी दिया होगा। और अगर बी ना दिया हो तो कैसे निकालते हैं, लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग 2। अब मैंने क्या किया था, मैंने आपको ये सारा बता के एक एग्जाम्पल दी थी, और वो मैंने हल नहीं कराई थी, मैंने कहा था खुद करो। अच्छा, क्या एग्जाम्पल क्या थी, टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट कितने घंटे, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, फॉर्मूले के मुताबिक। कितने यूनिट बनाए उसने, 1000। जनवरी में वर्कर ने बनाए, फरवरी में कितने बनाए, अगर सादे काउंट करूं तो 1000 और 800 है, लेकिन क्यूमुलेटिव काउंट करूं तो ये 1000 होंगे, और ये कितने होंगे। आपने अब 800 लेके नहीं चलना, आपने 1800 को ही लेके चलना है। आल्दो आपके दिल में गुदगुदी हो रही होगी, आपका दिल नहीं माइल हो रहा होगा, ये क्या सर 1800 के क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली उसका तरीकाकार ये है कि पहले आपने क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलना है। दिल चाह भी रहा होगा तो आपने पहले 800, सॉरी सॉरी, ये जो फरवरी के 800 है इसको नहीं निकालना, आपने 1800 की ही कैलकुलेशन करनी है। जिस बच्चे को ये बात समझ आ गई ना कि मैंने ड्यूरिंग लर्निंग फेज के लिए क्यूमुलेटिव लेके चलना है यूनिट्स को, उसका कभी जवाब गलत। और जिस बच्चे ने इस बात को इग्नोर कर दिया, वो 1000 तो ठीक समय निकल आएगा, जब वो फरवरी निकालेगा ना तो वो 800 ले जाए अगर फॉर्मूले में, तो आई कैप फरवरी की सारी कैलकुलेशन को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो मैंने जो सवाल दिया था उसके मुताबिक ए 20 घंटे था, यूनिट्स 1000 और 800 थे, बट क्यूमुलेटिव यूनिट्स कितने थे, 1000 और 1800। इस पे फॉर्मूला लगना है, ये एक्स होता है, डिनोट करेंगे इसको किस नाम से, एक्स। इंडेक्स ऑफ लर्निंग बी दिया हुआ है, कहता है लर्निंग कहां तक अप्लाई होगी, वर्कर कब तक लर्निंग करेगा, पहले से लेकर पहले से लेकर 3000 यूनिट तक, जब तक नहीं ना वो बना रहा तब तक वो लर्निंग कर रहा है, यानी उसका टाइम कम होता जाएगा। लेकिन 3000 यूनिट्स बनाने के बाद उसका टाइम फ्लैट हो जाएगा, इसका ये मतलब होता है। ये नहीं होता कि टाइम सिफर हो जाएगा, लर्निंग स्टॉप होने का मतलब होता है कि वर्कर के टाइम में फर्दर रिडक्शन पॉसिबल। 20 घंटे से शुरू हुआ है वर्कर, कम होते 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 एक फ्लैट टाइम पे आ जाएगा, उसको कहते हैं लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। लेकिन लर्निंग कितने यूनिट्स पे जाके स्टॉप होगी, तो लर्निंग फेज कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने जब भी 3000 यूनिट्स तक सॉल्व करना है तो आपको क्यूमुलेटिव यूनिट्स लेके चलना पड़ेगा इस सवाल में, और 3000 के बाद यूनिट सॉल्व करने होंगे, फिर आपको क्यूमुलेटिव यूनिट्स की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर। मैंने क्या मांगा है, मैंने मांगा है कैलकुलेट क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, यानी मैंने वाई आंसर मांगा है। वाई किन 2 मंथ का अलग अलग मांगा है, जनवरी का, और इसके बाद मैंने क्या मांगा है, कैलकुलेट टोटल टाइम फॉर जैन फेब, ये भी अलग अलग। तो अब आप आए जी जो मर्जी जैसे मर्जी करे। मैं जरा टेबल में करता हूँ। तो मेरे मंथ कौन से थे, मंथ पहला कौन सा मंथ है, जैन। जैन में कितने यूनिट्स बनाए, 1000। क्यूमुलेटिव यूनिट्स कितने हैं, वो भी 1000 है। इस क्यूमुलेटिव को हम एक्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। अच्छा, अब मैंने क्यूमुलेटिव
मैं टेबल फॉर्म में इस तरह आमने सामने लिख के कर रहा हूँ, बाकी असल में ये फॉर्मूला मेन जवाब है हमारा, क्यूमुलेटिव पर यूनिट। तो ये y निकालना है, a मल्टीप्लाइड बाय x रेस पर, फॉर्मूला लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। y क्या आता है जी, a कितना है, a 20 आवर्स, x कितना है माइनस, b कितना था ऊपर, माइनस 0.0740। पॉइंट्स में आएगा तो राउंडिंग करना है इसको, पॉइंट के बाद कम से कम 2 डेसिमल लिखे, 11.99 के आगे के तो बस हाँ 12 ही बनेगा ये, 12 आवर्स पर यूनिट, क्योंकि 11.9995 है, 12 आवर्स पर यूनिट। ठीक है, ये मैंने पता है कौन सा पार्ट सॉल्व किया इसका, रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व हो गई है। एवरेज टाइम पर यूनिट मांगा था ना जनवरी का, वो निकला है। जी बताएं जी, हालांकि ये मेन सोल्यूशन है, बाकी ये सब मैंने एज अ रेफरेंस लिखा समझाने के लिए, ये लिखना जरूरी, लेकिन मैं हर दफा लिखूंगा टेबल फॉर्म में ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। लेकिन बच्चे क्लैरिटी के चक्कर में वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन असल टेबल का कॉलम ये है 12 घंटे वाला। आगे फरवरी के लिए अगर मैं आऊंगा, फरवरी में कितने यूनिट्स वर्कर बना रहा है, 800, लेकिन फॉर्मूले में तो 800 नहीं आने, फॉर्मूले में तो आने क्यूमुलेटिव जी, दसो कितने लेने ने, 1800 लिखें जी फॉर्मूले में, y इज इक्वल टू 20 इंटू 1800। 800 से सॉल्व जो बच्चा करेगा वो गलत कर रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा 3000 तक लगना है ना, ये फॉर्मूला 3000 तक क्यूमुलेटिव पे ही लगना है। कितना 485 है तो 49 हो गया, कर सकते हैं, मैं 2 तक लेता हूँ कम से कम। ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब इसका मतलब पता है क्या है, वर्कर जब जनवरी में 1000 यूनिट्स बना लेगा तो लर्निंग की वजह से उसके 1000 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट जो होगा, 1000 यूनिट्स तक का एवरेज टाइम पर यूनिट कितना होगा, जब वो फरवरी में 800 ऐड करके जब वो 1800 यूनिट्स तक बना लेगा, तो ये 1800 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट है, 800 का नहीं। ये कितने यूनिट्स का एवरेज टाइम है, क्योंकि आपने इसमें 1800 लिया, 800 ले ही नहीं सकते आप। ये कितने यूनिट्स का एवरेज टाइम है, 1000 यूनिट्स का एवरेज टाइम, बट ऑन पर यूनिट बेसिस। ये कितने यूनिट का एवरेज टाइम है, 1800 यूनिट का एवरेज टाइम पर यूनिट है। अब अगर मुझे टोटल टाइम चाहिए ना, क्या चाहिए, तो उसका पूरा नाम होता है क्यूमुलेटिव टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आपको चाहिए, तो मैं इसी के आगे कर रहा हूं, वैसे ये दूसरी रिक्वायरमेंट थी जी। 12 घंटे 1000 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट है, तो इसको इंटू 1000 कर लो तो मेरा ख्याल है 12000 घंटे आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो 11.49 है, इसको 800 से करना चाहिए कि 1800 से, ये 1800 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट है, तो 1800 से ही करना है बेटा। अगर आपने 800 से किया तो भी गलत है, यू आर रॉन्ग। तो क्योंकि ये 1800 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट है, तो इसको 1800 से ही जरब देना है। कितना आता है 20। अगर किसी बच्चे ने 800 से किया ना, तो वो गलती पता क्या कर रहा है, एवरेज तो 1800 यूनिट्स की है और वो काउंट उसको 800 यूनिट्स के लिए कर रहा है, गलत हो जाएगा। नहीं समझ आ रही, 20, ये सबका थोड़ा बहुत ना फर्क आएगा, इसमें राउंडिंग ऑफ का बड़ा मसला होता है।
किसी बच्चे का पहले 2-3 डिजिट टैली करने हमने, बाद में फटा पड़ता होता है, सर मेरा ये आ रहा है, मेरा वो, जो भी आ रहा है भाई कोई नहीं, कोई नंबर नहीं कटने। एग्जामिनर ने देखना है आपने राउंडिंग कैसे किया है। कोई बच्चा 2 डेसिमल पे कर रहा है, कोई 3 पे कर रहा है, कोई कैलकुलेटर पे लिखे हुए से ही कर रहा है, इससे कोई नंबर नहीं कटने। असल चीज है कि आपके पहले 2-3 डिजिट टैली करेंगे, बाकी वाले राउंडिंग ऑफ एरर से चेंज होंगे। नहीं समझ आई? आ गई है? अब वो आपको मसला ये होता है कि बच्चे कहते हैं सर ये टाइम 1000 यूनिट्स का है, ये टाइम कितने यूनिट्स का है, 800 का कि 1800 का? तो अगर हमें 800 यूनिट्स का टाइम चाहिए वो कैसे आएगा वो बताएंगे, तो आप 1800 का निकाल रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से गेम चलती है। अगर आपको फरवरी वाले 800 यूनिट्स का टाइम चाहिए तो वो भी इसके अंदर छुपा हुआ है। इसके अंदर पहले 1000 यूनिट्स का भी टाइम छुपा हुआ है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। एक्चुअली इसके अंदर 1000 यूनिट्स का टाइम भी छुपा हुआ है, इसी के अंदर अगले, और मेरे पास 1000 यूनिट्स का टाइम ये ऊपर लिखा हुआ है। ये जो 12,000 घंटे है ये 1000 यूनिट्स का टोटल टाइम है। ये जो है ये 1800, 800 का नहीं है ये। अब अगर आपको 800 का चाहिए ना तो आपको इससे अगला कॉलम बनाना पड़ेगा, उसको कहते हैं एग्जैक्ट टाइम का कॉलम। एग्जैक्ट टाइम, वो कॉलम को क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट टाइम, या किताबी नाम है इंक्रीमेंटल टाइम। क्या कहते हैं उसको? तो जो बच्चा 800 यूनिट्स का एग्जैक्ट टाइम निकालना चाह रहा है वो अब निकलेगा। तो अगर आपको 800 यूनिट का एग्जैक्ट टाइम चाहिए, टोटल टाइम नहीं, एग्जैक्ट टाइम चाहिए अगर आपको, जिसको इंक्रीमेंटल टाइम भी कहते हैं, तो आप 20,682 घंटे जो कि 1800 यूनिट्स का टाइम है, इसमें से 1000 यूनिट्स का टाइम माइनस करें। हेडिंग है ये। 1000 यूनिट्स का टाइम कितना था? 12,000 था। ये कितने यूनिट्स का टाइम है भला? वो 800 यूनिट्स जो कब बने थे? फरवरी। अगर आप 800 यूनिट्स का डायरेक्ट निकालना चाहेंगे ना तो नहीं निकलना, हरगिज ये नहीं करना। दिल आपका बहुत बेवकूफ है, आप करेंगे 11.49 इंटू, मेरा दिल चाह रहा है सर, इंटू 800। अगर आप ये हरकत करेंगे तो आपने सवाल के साथ वो ही सलूक किया जो इंडियन मूवी में हीरो विलन के साथ करता है। ठीक है? नहीं समझ आई? ओ पता चला है क्या किया है? यानी तुझे कह रहे हो सारा सवाल ही इनकी वो लेके चले, टोटल टोटल क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव। जी बिल्कुल कर लो, जब जवाब आ जाए तो जवाब के डिफरेंस निकाल लो। और जवाब में पर यूनिट टाइम के डिफरेंस नहीं निकालने बेटा, टोटल टाइम के डिफरेंस निकालने। और टोटल टाइम के ऊपर भी हेडिंग मैंने क्या दी हुई थी? क्यूमुलेटिव टोटल टाइम। तो जब भी मैं आपसे कहूँ टोटल टाइम तो इसका मतलब होगा क्यूमुलेटिव टोटल टाइम ड्यूरिंग द लर्निंग फेज। ये वाला टाइम जो है ये किस लिए है? ताकि वो फरवरी के एग्जैक्ट यूनिट्स का निकाल। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर इसी सवाल में मैं आपसे कहता हूं कि मार्च में 600 यूनिट्स और 600 बने हैं जी, मार्च में कितने यूनिट बने हैं? 600। अब मुझे बताओ टोटल यूनिट्स कितने हो गए? लर्निंग फेज में फॉल कर रहे हैं ना ये टेबल लर्निंग से आगे के लिए नहीं है, ये लर्निंग फेज के लिए है। बाद के लिए कोई टेबल नहीं है, वो तो सीधी सीधी ऐड करने घंटे। अब आपके 2400, उसने कहा था 3000 घंटे तक लर्निंग है, तो अब अगला जो फॉर्मूला लगेगा वो कितने यूनिट्स पे लगेगा? 2400 पे। जी क्या आंसर आता है? 11.24 पर यूनिट। अब ये टाइम पहले यूनिट से लेकर 2400 यूनिट्स तक का एवरेज टाइम पर यूनिट है। ये खाली मार्च के यूनिट्स का एवरेज टाइम नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च में जितने यूनिट्स बने उन तमाम यूनिट्स का ये एवरेज टाइम
पर यूनिट है। तो टोटल टाइम कितने यूनिट्स, टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, बता सकता है कोई बच्चा? टोटल टाइम कैसे निकालूंगा? 11.24 को मल्टीप्लाइड बाय 2400। ये जो 11.24 लिया, ये बताओ ये लेके क्या आता है? 976। बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। 26976। अब कोई बच्चा मुझे बताए कि मार्च का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? मार्च का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? मार्च का, मार्च के जो ये 600 यूनिट है, इनका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? 6294। कैसे आएगा मार्च के? इसमें से ये माइनस कर लो, तो 26976 माइनस कितना आता है? 6294। जी जनाब। की कहते हो, कर लोगे? मैं इसको टेबल फॉर्म में ही करूंगा, और उस टेबल में जो काम के मेन कॉलम्स हैं, वो आपका एक कॉलम तो ये वाला लाजमी है, ये दूसरा ये कॉलम मस्ट है, और तीसरा ये, इसकी जरूरत पड़ेगी जैसे भी। अच्छा, मैं जानबूझ के आगे चलता जा रहा हूं। अप्रैल में, हाँ जी, अप्रैल में 700 यूनिट्स और बने हैं। कितने यूनिट्स और बने हैं अप्रैल में? कितने यूनिट बने हैं? अब ये टेबल तो लर्निंग का कहाँ तक जा सकता है? 3000 तक जा सकता है क्यूमुलेटिव, उससे आगे तो नहीं। तो अगर 700 बने हैं ना, तो आप 700 नहीं, 100 को साइड पे रख दोगे। उसको बोलेंगे आफ्टर लर्निंग फेज 100 है, आखिरी 100। अगर 700 बने भी है ना, तो मैं इस टेबल के लिए फॉर द टाइम बिंग 600 काउंट करूंगा। हालांकि 700 बने हैं, 700 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये जो टेबल है, ये अप्लाई ही लर्निंग तक के लिए होता है, जहां तक लर्निंग है, उससे आगे के लिए नहीं होता। उससे आगे के लिए, उसके आगे लिए टेबल से बाहर बात होगी। जी बताएंगे। तो y इज इक्वल टू 20 इंटू जी 11 पॉइंट, ये 3000 यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट है। 33, जी जनाब, 33,180 माइनस 62, ये है। ये जो आंसर आया है, ये किस महीने का आया है? लेकिन एक मसला भी इसमें है आंसर में। जो आखिरी 100 यूनिट अप्रैल में बने हैं ना, जो कि लर्निंग स्टॉप होने के बाद वाले 100 है, मैंने उनको इग्नोर कर दिया अभी, जो कि मेरा सोल्यूशन इनकम्प्लीट है। ये बताएं, यहां तक बताएं, पहले बात समझ आ गई सबको? किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो पूछ ले जो बात पूछनी है। ये मैंने 700 क्यों नहीं काउंट किए? क्योंकि ये जो टेबल है ना, ये वाला जिसमें फॉर्मूला लगता है, ये लर्निंग से आगे का फॉर्मूला टेबल है ही नहीं। ये है ही सिर्फ ड्यूरिंग लर्निंग फेज। ड्यूरिंग तक के लिए जो मर्जी कर लो, लेकिन आफ्टर लर्निंग फेज पे ये टेबल या फॉर्मूला अप्लाई नहीं होना। ठीक है?
उसने फिर क्वेश्चन में क्या कहा होता है, उसने सवाल में एक इंग्लिश लाइन लिखी होती है, वो लाइन क्या लिखी होती है वो सुन लें। उसको भी पता होता है कि मैं ये क्या हुआ हूं कि लर्निंग जो है वो कितने यूनिट्स पे अप्लाई होगी। लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट, तो ये लिखी थी ना लाइन, ये लाइन नामुकम्मल लिखी थी मैंने। अब पूरी लाइन आगे क्या होगी, देयर आफ्टर, क्या लिखा होगा इंग्लिश में, देयर आफ्टर लर्निंग विल स्टॉप, देयर आफ्टर लर्निंग विल स्टॉप एंड टाइम ऑफ 3000th यूनिट, जो आखिरी 3000वां यूनिट बना है ना लर्निंग का आखिरी यूनिट, 3000th यूनिट will apply to remaining all units। इस लाइन का मतलब क्या है कि लर्निंग फेज 3000 यूनिट्स तक के लिए है क्यूमुलेटिव बेसिस पे, और जैसे ही लर्निंग रुकेगी ना तो जो 3000वां यूनिट नहीं होगा, आखिरी 3000वां यूनिट जो आखिरी होगा उसका टाइम लगना है बाकी सब पे। अब वो 3000वां यूनिट का टाइम चाहिए मुझे, 3000 का नहीं चाहिए, 3000। 3000 में और 3000वें में फर्क है। क्या फर्क है, 3000 बोलूंगा तो उसका मतलब है पहले से लेकर 3000 तक क्यूमुलेटिव है, और 3000 बोलूंगा तो उसका मतलब होगा एक यूनिट। बल्कि इसके आगे मैंने जो इंग्लिश में एस लिख दिया वो गलत है, ये है 3000 यूनिट, आखिरी एक यूनिट की बात हो रही है। उसने कहा भाई जो आपने ये टेबल में 100 यूनिट नहीं छोड़ दिए, वो लर्निंग के बाद है, उन पे 3000वें यूनिट का टाइम लगना है। तो अब मुझे को बता सकता है 3000वें यूनिट का टाइम, एग्जैक्ट टाइम कैसे निकलेगा, जैसे मैंने बाकी में निकाला ना वैसे निकालना है। 3000वें यूनिट का टाइम कैसे निकालेंगे जी, नहीं 3000 इससे आगे तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, 3000 से आगे। देखें जी, आप क्या करना चाह रहे हैं 3001 के लिए, तो ये तो वो रूल ही वॉयलेट हो गया। मैंने कहा था 3000 से आगे फॉर्मूला नहीं लग सकता। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। 3001 के लिए जो करना चाह रहा है वो तो लर्निंग, वो जो मैंने रूल बोला है कि ये जहां तक लर्निंग होती है उससे आगे के लिए टेबल नहीं है, तो वो तो आप टेबल आप ही घसीट के ले गए हैं। आपने 3000 से आगे नहीं लगाना। अब मुझे कौन सा चाहिए, 3000वें यूनिट का अगर चाहिए तो मैं दोबारा 2999 क्यूमुलेटिव यूनिट्स के लिए सॉल्व करूंगा। कौन 2999 यूनिट्स के लिए, 2999 में यूनिट के लिए नहीं, 2999 क्यूमुलेटिव यूनिट्स के लिए सॉल्व करूंगा। इसका मतलब है मैं कौन से वो जो मैंने आखिरी 100 यूनिट छोड़े हैं उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने 700 की जगह कितने लिए थे, अब मुझे यहाँ पे 2000 अप्रैल में ही 3001 नहीं लिखना, इससे एक यूनिट पीछे लिख लें। मुझे 2999 क्यूमुलेटिव यूनिट्स के लिए सॉल्व करना है। 2999 के लिए क्यों कर रहा हूँ, ये कह रहे थे 3001 के लिए करें पहले, तो 3001 के लिए मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि 3000 से आगे लर्निंग कर्व का फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता, लर्निंग फेज ही स्टॉप हो गया 3000 पे। तो 3000 या उससे पिछला ले सकते हैं, 3000 से आगे नहीं जा सकते आप। तो 2999 के लिए करें क्या आएगा, 20, नहीं वो पॉइंट्स के बाद फर्क होगा, जी 11 पॉइंट बताओ 05 आगे
बस ठीक है, 0595। जब एक जैसा लग रहा हो तो 4 डेसिमल पे ले लेते हैं। ये टाइम जो है ये कितने यूनिट्स का एवरेज टाइम पर यूनिट है? 2999 क्यूमुलेटिव यूनिट्स का टोटल टाइम निकालो। हम्म। नहीं, ऐसे मैथ नहीं लगा सकते इसमें। डबल क्या है? तो 33 180। इसमें जो फर्क है, ये जो 13 घंटे आया ना, ये आपका टाइम आया उसका कौन सा, वो जो 3000वां यूनिट नहीं है, ये 3000वें यूनिट का टाइम निकल आया। देखे जी, ये बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है लोगों के लिए कि ये मैंने क्या किया है। किसको समझ आई है? समझ आ गई सबको? मुझे 3000वें यूनिट का टाइम चाहिए, तो मैं कोई भी पुराने आंसर से शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, दोबारा हल करूंगा। जब भी लर्निंग फेज में हल करना है, दोबारा ही हल करना है। कोई दो नंबर ही नहीं लगानी मैथ वाली कि मैं इसको इसमें जमा कर दूं, इसको इस पर डिवाइड कर दूं, फलां ये कर दूं, वो कर दूं। भाई आपको अगर दोबारा टाइम चाहिए तो दोबारा कैलकुलेट करो। जब, हाँ, लर्निंग के बाद के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग लर्निंग फेज में फॉर्मूला विल अप्लाई अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एवरी टाइम यू विल अप्लाई द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। तो मुझे 3000वें यूनिट का टाइम चाहिए, तो उसके लिए 3000 यूनिट्स तक का टाइम मेरे पास है। तो 2999 यूनिट्स का टाइम मैंने निकाला टोटल वाला, और उसका फर्क देख लिया, एग्जैक्ट टाइम आ गया। अब ये जो टाइम आया, ये पता है कौन से यूनिट का है? 3000वें यूनिट का टाइम। और इस टाइम को लेके वो जो बाकी 100 यूनिट नहीं मैं छोड़े थे, उनका टाइम निकाल। अब मैं कर सकता हूँ ये फ्लैट टाइम 13 घंटे। अब चाहे आगे 100 बने, चाहे 200 बने, चाहे 800 बने, चाहे 500 यूनिट बने, 13 घंटे इंटू जितने यूनिट बनेंगे, क्योंकि लर्निंग स्टॉप हो गई हुई है। अब ये टाइम फ्लैट चल रहा है। तो अगले 100 यूनिट का जो मैंने छोड़ा हुआ था, 2 नंबरी लगाई हुई थी, तो 100 यूनिट्स आफ्टर लर्निंग जो है, इंटू क्या करूंगा, ये ले जी, वो टाइम 1300 घंटे आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आई? फ्यूचर में इसमें चेंज नहीं आ सकता, ये ऐसे ही चलना है। सारा ही एस्टिमेट है, डिसीजन मेकिंग होती सारी एस्टिमेटेड डेटा से। क्या चेंज लाना है? वो फिर ऊपर से कुछ कोई ना कोई तो वेरिएबल चेंज हुआ होगा ना, जिस वजह से आएगा। इसके पीछे कुछ एजम्पशन चलेंगे बेटा, वो एजम्पशन वॉयलेट होगी तो चेंज हो जाएगा, सब सारा सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, एक और एग्जांपल करें, चलो, बैठना नहीं। हाँ जी, एक और एग्जांपल करें। आपके पास नोट्स हैं? हाँ जी, किताब निकालो जरा। आप किताब में आए, पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 40 पे, एग्जाम्पल 10। ये वैसे टॉपिक एक अलग चैप्टर में भी है, लेकिन आता वहां नहीं है ज्यादा, आता ये लर्निंग कर्व के साथ है। तो पेज 10 पे एग्जाम्पल, पेज 40 पे है जी, नोट्स मिल गए सबको? उस पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। आप एक दफा एग्जाम्पल पढ़े जरा।
बल्कि एग्जांपल 9 पे है, सॉरी, पहले प्रैक्टिस करनी है, इससे ऊपर ही है एग्जांपल 9। क्या कहता है, उम्मीद है सबको नजर आ रही होगी। कहता है द टाइम टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट हाउस इज, पहले घर बनाने का टाइम कितना है हमारे लर्निंग कर्व के मुताबिक, ये क्या बनता है, इसको क्या कहते हैं, ए दिया है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 95% लर्निंग कर्व अप्लाइज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कितना लर्निंग कर्व अप्लाई होता है, इसका मतलब होता है कि 95% ये जो है इसको बोलते हैं लर्निंग रेट है। ये क्या है ये, यानी वर्कर हर दफा जब अगला घर बनाएगा तो वो पिछले टाइम का 95% टाइम कंज्यूम करेगा और 5% टाइम सेव होता जाएगा। इसको ऐसे पढ़ते हैं, 95% कंज्यूम करेगा टाइम और हर दफा पिछले टाइम का कितना सेव होता जाएगा। ये बी निकालने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो हमारे उसके मुताबिक ए कितना दिया हुआ है, बी लॉग ये 0.95 log 2, ये काफी ज्यादा लेंथी सा आ जाएगा, बस हम इतना लिखेंगे 4 डेसिमल तक, आगे वो 000581 समथिंग कुछ होगा। क्या कहते हैं आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ, कौन से घर का टाइम मांगा है मैंने, 5th हाउस, 5 हाउसेस नहीं कहा, 5th हाउस का क्या है, फिर किसका क्या है, फिर किसका क्या है, फिर किसका क्या है। अच्छा, उसने ये नहीं बताया लर्निंग कहां तक अप्लाई होती है, तो मैं ज्यूम करूंगा कि लर्निंग हो रही है। ठीक है, समझ आती है। तो पहले आपने किस हाउस के लिए करना है, 5th हाउस का निकालना है। अगर मैंने जी, सबसे पहली बात है 5th हाउस के लिए करना है तो 5 से आगे ना जाए, 5 से आगे नहीं जाना। ठीक है, अगर आपको 5th हाउस का चाहिए तो आपने 5th को अगर सॉल्व करना है, वो अगले पार्ट है, वो अगले सवाल है असल में। ये ABCD 4 सवाल है अलग अलग। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने 5th हाउस के लिए करना है तो पहले आप 5 क्यूमुलेटिव हाउसेस के लिए सॉल्व करें। क्यूमुलेटिव हाउसेस कितने, फिर 6 के लिए नहीं करना, 4 हाउसेस के लिए सॉल्व करें और फिर उनका फर्क निकालें। ठीक है, चले लिखे जी यहाँ पे क्यूमुलेटिव हाउसेस। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों चाय नहीं, चाय से ज्यादा हो गया मुझे। क्यूमुलेटिव हाउसेस जो शानदार पी है, हाँ ये एलर्जी हुई है मुझे ना। क्यूमुलेटिव हाउसेस, अच्छा इंडिविजुअल हाउस नहीं लिख रहा, क्यूमुलेटिव हाउसेस। उसके बाद क्यूमुलेटिव, मैं तो टेबल फॉर्म में कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप टेबल में ना भी करें तो। एवरेज टाइम पर हाउस, असल में मुझे टोटल टाइम चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जब तक मेरे पास टोटल टाइम नहीं आएगा ना, क्यूमुलेटिव टोटल टाइम, तब तक मैं आगे एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल सकता 5वें हाउस का। तो ये 3 कॉलम है, तो 5 हाउसेस को सॉल्व करेंगे पहले, क्यूमुलेटिव 5 हाउसेस। कितने हाउसेस को सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू ax, इस पर b, a कितना था 800 घंटे, x। अगर कोई बच्चा ये लिख दे ना 5th हाउस लिख दे, वो गलत कह रहा है। 5 हाउसेस के लिए सॉल्व कर रहे हैं आप,
5 हाउसेस का मतलब 1 से लेकर 5 तक। जी क्या आंसर आता है? 0.1 पर हाउस। ये कितने हाउसेस का एवरेज टाइम है? 5 हाउसेस का। वो आपकी मर्जी है, आप 4 का कर ले, पहले 4 हाउसेस का कर ले, आपका जो दिल चाह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नंबर नहीं कटने, पहले 4 हाउसेस के लिए कर लो। ये ले मैंने 4 के लिए भी लिख दिया, आपकी ख्वाहिश का पालन करते हुए। जी दसो कितना आता है जवाब? 7। आगे भी कुछ होगा? 0.00, बट ठीक। टोटल कितना आता है? ये तो पर हाउस आया है। टोटल टाइम कैसे आएगा? ये 4 घरों का एवरेज टाइम है, ये नीचे 5 घरों का एवरेज टाइम है, तो टोटल टाइम कितना आता है? ये नहीं आता। और नीचे वाला क्या आता है? 5 घरों का टाइम, 4 घरों का टाइम, चलो जी कटो पंजवें तक की आना है एग्जैक्ट टाइम। इससे पहले ये एवरेज होता है टाइम। एग्जैक्ट टाइम 5वें हाउस का क्या आएगा? 5th हाउस का अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम चाहिए तो मैं माइनस करूंगा 3551 माइनस, जी क्या आता है? 66। ये ले ली, ये आंसर है। अगले करो। 7th हाउस, 12th हाउस, 18th हाउस, चलो शाबाश। जब मैंने ये 4 हाउसेस लिखा है तो उसका मतलब पहले घर से लेकर 4 घर, टोटल सारे घरों की बात हो रही है। जब मैंने 5 हाउसेस लिखा है तो उसका मतलब पहले घर से लेकर अब तक वर्कर जितने 5 घर बना चुके हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है अभी तक वर्कर जितने टोटल घर बना चुका है। जी भाईजान, यहाँ पे आपने क्या हेडिंग दी है? 4 के आगे क्या लिखा है? क्यूमुलेटिव के नीचे क्या लिखा है? 4th। गलत है, 4th नहीं है, 4 हाउसेज है। 4th तो एक को शो करता है, 4 है, 4 हाउसेज भाई, 4th नहीं। आपकी मेहरबानी, गलती से ही तो काम खराब होना है इधर। इधर 4 और 4th में फर्क है। करी जाए, देखते हैं।
हो गया, आगे करते जाए। 12वें हाउस के लिए भी कर ले, तीनों हो गए बस, ठीक है, अय्याशी लूटे। अब उसी भी मुकाबले से शुरू हो गए हो। जी जनाब, प्लीज। ये आई कैप की कोशिश होती है कि एक अटेम्प्ट छोड़कर एक अटेम्प्ट किसी भी सवाल में बदोबदी फिट करे। पिछली दफा ये नहीं आया, पिछली दफा ये नहीं आया, पिछली दफा ये नहीं आया, तो इस दफा इसके आने की उम्मीद है। चलें जी आगे, ये कर रहे हैं, जरा मुझे जवाब बताइएगा। ये जो 7th हाउस वाले का क्या जवाब है? सारे बच्चे कर चुके। 645। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। 12th हाउस का 619। अगला, सॉरी, 599 या 600। जी, टिश्यू चाहिए? ये ले जी टिश्यू, डब्बा ही तोड़ा है। अच्छा भी बच्चों, जल्दी जल्दी कर लो जवानों, फौजें बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। खैर, अभी तो दुश्मन का सामना ही नहीं हुआ, नेट प्रैक्टिस हो रही है अभी तो। वेस्टेज वाली कि लर्निकर वाली? हाँ है। है सवालों में ये, वो सवाल अभी हमारे नोट्स में आपको नजर नहीं आए, अगले चैप्टर्स में आ जाएंगे जी। और चले आगे। चलो लोग कर रहे हैं अभी।
जो लोग एग्जाम्पल 9 कर चुके हैं वो एग्जाम्पल 10 पर आएंगे मेरे साथ। चलो एक दो कर लिए बट ठीक है, सारा सवाल घर जाके कर लेना भी है, इसका जवाब भी मौजूद है ना नोट्स में, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी। ये लेबर का चैप्टर है, उसमें होता है लेकिन वहां पे आता नहीं, आता ये इधर ही है जी। एग्जाम्पल 10 देखे जी। एग्जाम्पल 11 12 आपने घर से खुद करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम्पल कौन सी करनी है घर से? अभी 10 देख लें जी, आंसर छोड़ दो, तुम पहले आंसर देखते हो। अच्छा एग्जाम्पल 10 पे आए, कहता है ये प्रॉपर जैसे पेपर में आता है वैसे है, कैलकुलेट टोटल वेजेस कॉस्ट विद लर्निंग इफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन में वो कहता है एक्स लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई हाई क्वालिटी 80 ऑफिस चेयर्स। कितनी चेयर्स का ऑर्डर मिला है या मिलने जा रहा है, ठीक है ऑर्डर। द टाइम टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट ऑफिस चेयर इज 20 आवर्स। पहली कुर्सी बनाने का टाइम क्या है? ये हमारे लर्निंग कर्व के मुताबिक क्या दिया हुआ है? ए, ठीक है। 85% लर्निंग कर्व एप्लीकेशन, ये 85% लर्निंग रेट है, तो बी निकाल ले फटाफट। ए 20 आवर्स है और बी आपने निकालना है लॉग 0.85 डिवाइडेड बाय लॉग 2। वैसे पेपर में ये दिया होता है, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, माइनस 0 पॉइंट ले है ऐसे ही है। नेक्स्ट, लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट 30 चेयर। लर्निंग कहां तक है? तो वो जो मैं टेबल बनाऊंगा वो 30 चेयर से आगे नहीं जाएगा। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ये नहीं है कि आप एक दो से शुरू कर दें, आप डायरेक्ट 30 पे लैंड करें। तो 30 चेयर्स तक लर्निंग है, यानी पहले से लेकर 30 कुर्सियां जो बनेंगी, पहली 30 कुर्सियां टोटल बनानी कितनी है? टोटल 80 बनानी है। उस 80 में से 30 चेयर्स, अगर मैं कहूं टोटल 80 चेयर्स हैं, उनमें से पहली 30 कुर्सियां ड्यूरिंग लर्निंग फेज है। ड्यूरिंग क्या है? लर्निंग है। अगली 50 कुर्सियां जो हैं वो आफ्टर। आफ्टर वाले का इतना मसला नहीं है जितना ड्यूरिंग वाले का। उसने कहा है पहली 30 कुर्सियों तक लर्निंग है, देर आफ्टर उसके बाद लर्निंग विल स्टॉप एंड टाइम ऑफ 30th चेयर विल बी एप्लीकेबल टू रिमेनिंग। हाँ जी, कौन सी कुर्सी का टाइम चलना है आगे? 30वीं कुर्सी। 30 नहीं, जो 30वीं कुर्सी आखिरी बनेगी ना लर्निंग स्टॉप होने वाली, आखिरी 30वीं 30th, उसका टाइम सारों पे लगना है। तो अब आपको 30th कुर्सी का टाइम निकालना है एग्जैक्ट। अगर आप वो एग्जैक्ट टाइम 30th कुर्सी का निकालेंगे तो जिंदगी आसान है, नहीं तो मुश्किल है। बाकी वेजेस रेट पर आवर कितना है जी? 25 रुपए। तो मैं टेबल बना रहा हूं और मेरी आदत है मैं इसको अटैक करता हूं कि यार 30th चेयर का टाइम निकाल ले बच्चा, तो जिंदगी आसान है जी। कैसे करेंगे बताएं जी? कितनी क्यूमुलेटिव चेयर्स के लिए करेंगे? पहले 29 चेयर्स के लिए सॉल्व करेंगे, 30 चेयर्स के लिए करेंगे। कुछ बच्चे पहले 30 के लिए कर लेते हैं, बाद में 29 के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं 29 चेयर्स के लिए सॉल्व करें, 30 क्यूमुलेटिव चेयर्स के लिए करें और बाद में फर्क ले लें। मर्जी आपकी है, लेकिन पहले क्यूमुलेटिव चेयर्स के लिए करना है। तो लिखिए जी, स्टार्ट करें मेरे साथ। हाँ जी, यहां लिखेंगे क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ चेयर्स। क्या नाम है? क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ एक्स है, और क्यूमुलेटिव
एवरेज टाइम पर चेयर, वाई आ जाएगा ए एक्स, और क्यूमुलेटिव, ओए लड़ना नहीं, तुम शरारती कर रहे हो क्लास में बैठ के ही, ओए जवानों, गोगलू, क्यूमुलेटिव टोटल टाइम। इसके बाद एग्जैक्ट टाइम मैंने निकालना है, और एग्जैक्ट टाइम कौन सी कुर्सी का, 30th चेयर का। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30th चेयर का, 30वीं कुर्सी का मुझे एग्जैक्ट टाइम चाहिए, 30वीं। एग्जैक्ट टाइम नहीं हेडिंग देनी तो इंक्रीमेंटल टाइम दे देता आई कैप लव्स। चलो भाई, तो हम पहले सॉल्व करेंगे कितनी चेयर्स के लिए, 29 चेयर्स के लिए और 30 चेयर्स के लिए। 30 से आगे नहीं सॉल्व करना टेबल। तो y इज इक्वल टू ए कितना था, 20 इंटू 29 चेयर्स, y इज इक्वल टू 20 इंटू 30 चेयर्स। तो ये टाइम आ जाएगा जो भी आता है 008 पर चेयर। और नीचे जी ऊपर क्या आता है, 080। उन्होंने सही लिखा है। आंखें बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है कोई नहीं जी, बताएं जी, कर लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 29 चेयर्स का टोटल टाइम 33। ठीक है, आगे 270। तो 30 कुर्सियों का ज्यादा है और 29 कुर्सियों का कम है, ऐसे ही होगा। चाहे 29 कुर्सियां पहले लिख लो या 29 कुर्सियां बाद में लिख लो, होना वो कम ही है। तो अब 30th चेयर का टाइम मुझे चाहिए, मैं क्या करूंगा, 270.25 माइनस 263.33, तो 30वीं कुर्सी का टाइम ये लेगी। टेबल कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी वेजेस कॉस्ट नहीं आई। अभी वेजेस कॉस्ट नहीं समझ आ रही। अच्छा, अब आपने वेजेस, लर्निंग वाला टेबल हमारा मुकम्मल हो गया है। देखो भाई जवानों, लर्निंग के दौरान कितनी कुर्सियां बनी हैं, 30। लर्निंग के बाद कितनी है, तो 30 चेयर्स का टोटल टाइम था, 30 चेयर्स का 270.5। ये कितनी कुर्सियों का टाइम था। अगली 50 कुर्सियों पे जो टाइम लगना है वो ये वाला लगना है, 6.92 आवर्स पर यूनिट इंटू 50 कुर्सियां। तो ये अब टोटल 80 कुर्सियों का टाइम हो जाएगा। 61, ये कितनी कुर्सियों का टाइम है, टोटल 80 कुर्सियों का टाइम है, 80 चेयर्स का टोटल टाइम है ये। अच्छा, ये जो मैं नीचे कर रहा हूँ ये लर्निंग कर्व नहीं है, ये तो बस अब मैं टाइम कट कर रहा हूँ। लर्निंग कर्व खत्म हो गया ऊपर टेबल में, बस अब तो ये मैं टाइम इकट्ठा कर रहा हूँ। पहली 30 कुर्सियों का 50 का टोटल। अब वेजेस निकाल लो, तो 25 रुपए पर आवर है वेजेस रेट, इंटू 61, ये आंसर है हमारा।
₹25 पर आवर इंटू टोटल आवर्स। .25। ये ले, ये आंसर है भेज इसको। तीस कुर्सियों का कहां से उठाया, ये छापा है ड्यूरिंग लर्निंग फेज। ये टाइम कौन सा है, आफ्टर लर्निंग फेज। आफ्टर लर्निंग फेज फ्लैट टाइम लेके चलते हैं। बताओ भाई, पता चला है क्या किया है? पता लग गया? जी जनाब, पता लग गया। 30 चेयर्स का टाइम मौजूद है। टोटल कितनी चेयर्स का चाहिए? अगर 90 का चाहिए होता, 90 चेयर्स का, फिर मैं कैसे करता? 90 चेयर्स का चाहिए होता ना, तो 30 चेयर्स का वही आना था। और बाद में 50 चेयर्स की जगह कितने का आता? 60 चेयर का। ठीक है, नहीं समझ आ रही? आगे चलो, अभी नहीं छूटी। एक और एग्जांपल। 10 कौन सा है? ओ नहीं नहीं, वो बड़ा लंबा सवाल है, वो अभी नहीं होना। ये तो तुम मुझे मारने के चक्कर में हो कि उस्ताद और नीचा मार मार के पागल ही हो जाए, है घूम जाए। एग्जाम्पल 11 देखो। नहीं, घर से नहीं करनी, अभी करनी है। मैंने बयान बदल लिया है। कहता है, वजह है, उसकी वजह बताता हूँ ना अभी, फिर आपने बाद में मुझे पता जाके क्या कहना है, सर आपने तो कराया नहीं चाहिए। हाँ, मुझे समझ आती है, फिर मैं इसीलिए बेहतर है अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है, करा दे। कहता है टोटल वेजेस कॉस्ट निकालें। नहीं करते सारा, सिर्फ पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, ताकि आपको पता चल जाए। कहता है वाई लिमिटेड रिसीव एन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 5000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं? दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 500 ईच। ये एबीसी में भी पढ़ा था हमने कि 500 यूनिट्स के ना बैच में बनाना है। किसमें बनाना है? यानी टोटल 5000 यूनिट बनने। एक दफा में कितने यूनिट बनाने हैं? वो एक दफा की क्वांटिटी को बैच कहते हैं। बैच साइज कितना है? तो 500 बनेंगे, फिर साफ सुफ होगी मशीन, फिर 500 बनेंगे, तो कितने नंबर ऑफ बैचेस होंगे? 10। पता है हमें 10 कहां से आया? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स इन वन बैच। डिवाइड करो तो नंबर ऑफ बैचेस आ जाते हैं। आगे, टाइम टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट बैच इज 12,000 घंटे। फर्स्ट यूनिट नहीं कहा, फर्स्ट बैच का है। टाइम टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट बैच विद अ लर्निंग रेट ऑफ 95%, वो तो आप बी निकाल लेंगे। अब बचे सवाल में अगर बैच पढ़ते हैं ना, तो वो कुछ गलत बातें ज्यूम कर लेते हैं। वो गलत क्या करते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। तो कहता है लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट। ये लफ्ज को अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, स्टार लगा लो, पावे जो मर्जी ला लो। असल में ना सवाल में लर्निंग दो तरह से हो सकती है। यूनिट वाइज भी लर्निंग हो सकती है, बैच वाइज लर्निंग भी हो सकती है। हर यूनिट पे भी लर्निंग हो सकती है और हर बैच पे भी। पता कैसे चलेगा कि हर यूनिट पे लर्निंग हो रही है या हर बैच पे? तो वो टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट से नहीं पता चलना, टाइम ऑफ फर्स्ट बैच से नहीं पता चलना, इस फिक्रे से पता चल रहा है कि लर्निंग कितने बैचेस तक है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट 3500 यूनिट्स, क्या लिख देता? लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट। फिर पीछे चाहे बैच वाइज डाटा ही क्यों ना दिया होता, पूरा सवाल यूनिट वाइज ही हल होना था। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, यूनिट वाइज सॉल्यूशन या बैचेस वाइज सॉल्यूशन।
हमें कैसे पता चलेगा यूनिट वाइज सॉल्व करना है या बैच वाइज? तो ये इंग्लिश का फिक्रा नोट करना है। लर्निंग विल अप्लाई अप टू, क्या लिखा है आगे? बैचेस लिखा हुआ है कि यूनिट्स लिखा हुआ है? ये लफ्ज कभी भी नहीं सोचना कि उसने टाइम ऑफ फर्स्ट बैच दिया है। कभी कभार बैच वाइज सवाल करना होगा, टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट दे देगा, टाइम ऑफ कौन सा यूनिट दे देगा, धोखा दे जाएगा। तो धोखे में नहीं आना। जो की पहचान है वो है लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है आगे? 7 बैचेस या 3500 यूनिट? इसी सवाल को अगर मैं 3500 यूनिट्स लिख दूं तो ये सवाल बैचेस इग्नोर होंगे। क्या इग्नोर होंगे? बल्कि ये जो टाइम ऑफ फर्स्ट बैच दिया इसको भी टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, एक बैच में 500 यूनिट होते हैं, तो 12,000 तकसीम 500 करेंगे भाई, ऐसे ना करो। एक बैच में 500 यूनिट है अगर करना होता है, लेकिन अब सवाल को बैच वाइज करना है, ये पॉइंट है। मतलब आप कहेंगे सर ने तो कराया ही नहीं था, सर ने तो यूनिट वाले करा करा के सानू भेजता है, ते असल मुश्किल चीज ते बैच वाइज है। नहीं बेटा, अब आपने जो टेबल नहीं बनाना होगा, उस टेबल में यहाँ हेडिंग क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ चेयर्स नहीं देंगे, नंबर ऑफ बैचेस। ठीक है? नहीं समझ आ रही? नंबर ऑफ बैचेस। आगे क्या कहता है? कहता है 7 बैचेस के बाद कौन से बैच का टाइम चलना है। कहता है लर्निंग 7 बैचेस पे स्टॉप हो जाएगी, और कौन से बैच का टाइम बाकी 3 बैचेस पे? या नहीं समझ आ रही? सेम डिटो कॉपी है सवाल पिछले का, बस फर्क सिर्फ क्या हुआ, इधर यूनिट वाइज सॉल्व करना था, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं समझ आ रही? टेबल की हेडिंग्स क्या होंगी? क्यूमुलेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर ऑफ बैचेस, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर बैच, क्यूमुलेटिव टोटल टाइम ऑफ ऑल बैचेस, और एग्जैक्ट टाइम ऑफ 7th बैच। एग्जैक्ट टाइम ऑफ, अब 7th बैच के लिए करना है तो पहले कितने बैचेस को सॉल्व करो? पहले क्यूमुलेटिव 7 बैचेस को सॉल्व करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव 6 बैचेस को सॉल्व करेंगे। टोटल टाइम निकाल कर 7 बैचेस के टोटल टाइम में से 6 बैचेस का टोटल टाइम, चलो छुट्टी होगी बस। हाँ जी, अब सवाल पूछ लें, कराना नहीं बस पढ़ना था। नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकाल लें? जी नहीं, 12,000 को 500 पे करेंगे फिर। अगर यूनिट वाइज करना होगा ना लर्निंग, तो फिर आप पहले बैच का टाइम नहीं काउंट करेंगे, फिर आप पहले यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे, मजबूरी है। हाँ थोड़ा सा खराब है, लेकिन आप लॉजिक को साइड पे रख के, उसको डाटा उसने तंग करने के लिए दिया हुआ ना ऐसे, उसको चाहिए था पर यूनिट फर्स्ट यूनिट का टाइम देता। असल में उसने 2 नंबरी लगाई है एग्जामिनर ने। नहीं समझ आई बेटा? ओ जवान, यूनिट वाइज लर्निंग भी हो सकती है। पता कैसे चलेगा? लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट वाला पैराग्राफ लाइन पढ़नी है ध्यान से। यूनिट वाइज लर्निंग है तो पूरा सवाल यूनिट वाइज सॉल्व करनी है, वर्किंग। ये वर्किंग है जो मैं करा रहा हूं। तो नेक्स्ट टाइम हम 10वां सवाल करेंगे, वो जो रेलेवेंट, वापस रेलेवेंट कॉस्टिंग पे आएंगे। किस पे आएंगे? अब आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने कोई दिए हैं आपको? 11 और 12, ये इसके एग्जाम्पल 11 और 12। चलो बस, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। दुआ करो मेरी तबीयत ठीक हो कल।